नमस्ते मित्रों, आर टीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एक संवाद एपिसोड में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो हमारे देश के, हमारे मुंबई के ही हैं एंड जो फिलहाल में यूएस में सेटल्ड है वहीं पे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी आर्ट सीखना चाहता है वो एक बार उनकी क्लास ना ले तो उनकी शिक्षण पूर्ण नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। इसमें जी हम बात कर रहे हैं विलास तोनपेके से एंड आज उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनकी उस पूरी थॉट प्रोसेस, उनकी जर्नी के बारे में। अ वार्म वेलकम विलास जी, आर टीवी में स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्लेजर मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू। हम कितना बार भी बात करते हैं एंड एवरी टाइम इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है, ऐसी कोई बात नहीं। आपने इतना सब कह दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, फिर से बात करके। उम्मीद है आपको भी मजा आएगा। लेकिन डेफिनेटली द व्यूअर्स, हमारे जितने भी आर्ट सर्कल है, आर्ट फ्रेंड्स, आर्ट लवर्स है, वो डेफिनेटली दे विल एंजॉय योर वर्ड्स, योर थॉट्स व्हिच यू वुड लाइक टू। विलास जी, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना है दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट टीचर्स, जो आर्ट की ग्रामर को सिखाने में, आपकी आर्ट में कितने सारे वेरिड, बीट स्टिल लाइफ, बीट पोर्ट्रेट, बीट फिगरेटिव, बीट एब्स्ट्रैक्ट्स, हर एक चीज में आपकी एक बहुत नैपुण्य है, एक मास्टरी है। तो इस पूरे दरमियान हम वी वुड लाइक टू नो योर थॉट प्रोसेस, योर एक्सपीरियंसेस उसके बारे में। बट बिफोर आई बिगिन, विलास जी, आई वुड लाइक टू नो कि ये आप तो मुंबई के हैं एंड ये आर्ट का, अगर टिपिकल मुंबई की भाषा में बोलूं तो ये आर्ट का कीड़ा कब काटा आपको? एंड how did it begin and who inspired you? Who were the people who were so influential in you that you are that Vilas Tonpe today? अच्छा, अगर आप ब्लेम लगाने के लिए कोई किसी को चुनना चाहते हो तो यू आर टू लेट। जिसको ब्लेम करना था वो हमारे बीच नहीं है, वो उनका स्वर्गवास हो गया। मेरे पिताजी। अच्छा। मेरे पिताजी बिल्कुल आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन उनको कीड़ा था मूवीज देखने का। मैं इसके ये मूवीज के बारे में आऊंगा डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव हर्ड समथिंग आल्सो अबाउट दिस। तो मूवीज की वजह से मुझे आर्ट का कीड़ा लगा, वो मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, यानी मेरे पिताजी उस जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ 70s और 80s में, जब मैं बच्चा था, उस जमाने में पिक्चर के जो पोस्टर होते थे थिएटर के बाहर, वो हैंड पेंटेड होते थे। आपको याद होगा शायद, अभी नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को इस बात का कुछ इल्म नहीं होगा। तो मैं बड़ा फैसिनेट करता था उस पोस्टरों को, फैसिनेट होता था उन पोस्टरों को देख के, उन पिक्चर के बड़े बड़े होर्डिंग्स को देख के। और मेरे पिताजी को इस हद तक मूवीज का ऑब्सेशन था कि वो मुझे और मेरे बड़े भाई को, जो मेरे से सिर्फ 2 साल आगे था, स्कूल से झूठ बोल के निकालते थे कि शाम को 6 बजे स्कूल छूटती थी, सेकेंडरी स्कूल, और 5:30 बजे आते थे स्कूल में बोल के कि फैमिली इमरजेंसी है, मुझे बच्चों को घर ले जाना है। तो नीचे, स्कूल के नीचे टैक्सी खड़ी करते थे, काली पीली, और स्कूल से हम दोनों को निकालते थे, ये बोल के, हेड मिस्ट्रेस को बोल के प्रिंसिपल को बोल के कि घर में इमरजेंसी, और नीचे लेके फिर टैक्सी में बिठा के सीधा मूवी थिएटर। ये मंडे की बात होती थी, क्योंकि वीकेंड में सैटरडे संडे को पिताजी को छुट्टी नहीं थी। हमारा फैमिली बिजनेस है टेलरिंग का, तो उनको छुट्टी होती थी। उनका शॉप जो है वो बंद होता था मंडे को, और उनको मूवी साथ में लेके जाने के लिए मुझे और मेरे भाई को लेके जाते थे। तो ये किस्सा था। तो
उसके साथ तो उसके वजह से मेरा एक तरह से दिलचस्प रिश्ता बन गया मूवीज से। मूवीज के इतना शौक हो गया कि अब तक वो शौक जारी है। इनफैक्ट मैं मूवीज के बारे में कुछ ना कुछ पोस्टर लगाते रहता हूँ अपने ग्रुप के पेज पे ऑन फेसबुक। तो लेकिन मुझे पता नहीं था क्या हुआ, वो मैं कब हुआ ये, लेकिन जब मैं थिएटर में जाता था मूवीज देखने के लिए पिताजी के साथ, तो थिएटर के बाहर जब खड़े रहते हैं हम वेटिंग फॉर टू गेट इन, तो वहां बड़े बड़े पोस्टर दिखते थे, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, उनके वो हैंड पेंटेड पोस्टर्स होते थे। अब मैं इतना बच्चा था कि मुझे पता नहीं क्या है ये, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हैंड पेंटेड है, फोटो है, क्या है, उतना पता। बट आई रिमेम्बर कि मैं उससे बहुत फैसिनेटेड था, बहुत अट्रैक्शन, आकर्षित हो गया था मैं उससे। तो जब भी मैं उसके बाद में से, उस दौर के बाद में से, जब भी मुझे थिएटर मूवी के लिए जाना होता था, जब मैं बड़ा हो गया थोड़ा, किसी के साथ जाना होता था या फिर अकेले जाना होता था, तो मेरा एक ट्रेडिशन अपने आप में एक ट्रेडिशन था कि कम से कम आधा घंटा पहले जाना है थिएटर में, ताकि वो आधा घंटा पिक्चर चालू होने से पहले मैं मूवी के पोस्टर्स देखूं, ये पोस्टर देखूं, वो पोस्टर देखूं, कौन सी आ रही, तो ये सारा मैं उसमें टाइम दे दूं। सो इट वाज कंसिडर्ड मोर लाइक अ फोर प्ले फॉर मी कि मूवी में जाने से पहले। करेक्ट। तो वहां से ये पोर्ट्रेट का जो ऑब्सेशन है या फिर आकर्षण है पोर्ट्रेट पेंटिंग का, वहां से शुरू हुआ। तो जाहिर है स्कूल में ड्राइंग होता था, आर्ट होता था, तो स्कूल के ड्राइंग टीचर जो होते थे उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया। तो फिर उसके बाद में फिर देयर वाज ओनली वन लॉजिकल स्टेप उसके 10th के बाद में। हम उस समय 10th एसएससी होता था और 10th तक ही जरूरत होती थी स्कूल की, क्योंकि 10 के बाद में फिर वो 5 इयर्स का डिग्री था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में। अभी अभी आई थिंक इट्स 12+4। करेक्ट। और 4 साल में जो डिग्री होती है अभी, उसमें 1 साल का फाउंडेशन होता है और 3 साल का स्पेशलाइजेशन होता है अभी। लेकिन उस समय वैसे ही नहीं था, 2 साल का फाउंडेशन था और 3 साल का स्पेशलाइजेशन था। यानी एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो कि तालीम फाउंडेशनल लेवल पे उतनी मजबूत होती थी। तो फिर वहां से जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेने की बात हुई और इत्तेफाक से एडमिशन हो गया अच्छी तरह से। और हमारा जो प्रयास है या जर्नी है जो वो वहां से शुरू हो गया। एंड तभी हु आर द आर्टिस्ट हु इंस्पायर्ड यू दैट टाइम, कि सेइंग यार ये बड़े इंस्पायर कर गए मेरे को? हाँ, उस समय क्योंकि कॉलेज, क्योंकि सॉरी टू कट यू, क्योंकि कॉलेज डेज में वो एक माइंडसेट अलग होता है एंड निकलने के बाद आज माइंडसेट, बट लेकिन उस वक्त दे वर द हीरो फिगर्स लाइक। राइट। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं अगर कहूं मैं किससे मिला था उस जमाने में जब मैं स्कूल में था। KH आरा से मिला हूं मैं। उस समय मेरी मुलाकात, तो ऐसा होता था कि मैं कभी शादी वादी में यहाँ वहां जाता था समर की छुट्टियों में। तो एक बार समर की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में, नासिक में कहीं छोटे से गांव में मेरा परिचय करवा दिया था एक आर्टिस्ट से वहां। मैं उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ता था टू बी एग्जैक्ट। तो वो आर्टिस्ट थे तुका जादव। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है आर्ट फील्ड में, बॉम्बे के आर्ट फील्ड में। दुर्भाग्य से अभी वो अंधे हो गए हैं। अच्छा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उन्होंने काफी नाम कमाया हुआ है, आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है उनके बारे में, अभी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की जो हुसैन बेंद्रे स्कॉलरशिप जो है ना, वो जो जब शुरुआत हुई थी 80s में, वो पहले रेसिपिएंट उस स्कॉलरशिप के थे तुका जादव। ओके। ही वाज द फर्स्ट विनर ऑफ हुसैन बेंद्रे स्कॉलरशिप। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे। तो वो एसएनडीटी में प्रोफेसर थे, चर्चगेट में जो एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी है वहां पर वो प्रोफेसर थे।
तो मैं जब 7th 8th स्टैंडर्ड में ही था, 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में, तभी तुका यादव को सैटरडे को मिलने जाता था उनके कॉलेज में, एसएनडीटी। तो उनको मैं फिर मेरे ड्राइंग्स भी बताता था, कहीं अमिताभ बच्चन निकाला हुआ है ड्राइंग का स्केच या फिर धर्मेंद्र का निकाला है। उस समय उतना तो ज्ञान था नहीं कि आर्ट कैसे होता है, क्या होता है। तो कॉपी जो ट्रेडिशनल होती है हमारी शुरुआत कॉपी करके हीरोज के, तो वैसे हुई थी। तो कभी कभी क्या होता था, वो फिर एसएनडीटी कॉलेज से फिर वो चलते चलते जहांगीर जाते थे, वो मेरे को साथ लेके जाते थे। मुझे रास्ते में फिर वो एप्पल जूस भी पिलाते थे मुझे। बहुत छोटा था, ऑब्वियसली मैं 8th 9th स्टैंडर्ड में था उस समय। तो जहांगीर में उस समय एक बार उसी दौरान KH आरा का रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन था। तो उस समय मैं KH आरा से मिला हूं। तुका यादव साहब ने मेरा परिचय कराया था उनसे। बड़े, मुझे उस समय तो उतना ज्ञान था नहीं कि ये कितनी बड़ी हस्ती है, क्या दिग्गज इंसान है वगैरह वगैरह। एज्ड थे। तो मैंने सोचा कोई आर्टिस्ट होंगे, लेकिन उनको मिला था मैं जरूर। इनफैक्ट मैंने उन्हें अपने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन वगैरह इनके स्केचेस भी बताए थे वहीं पर जहांगीर के अंदर गैलरी में उनके। अच्छा। हाँ, अभी तो शर्म आती है सोच के मैंने ऐसा किया था। लेकिन खैर मैं बच्चा था तभी, 14-15 साल का बच्चा था, तो उस समय उतना ज्ञान था नहीं। तो बट फिर बाद में जब जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में गया, तो ये सारे मेरे जो टीचर्स थे वो मेरे लिए एक आइडियल बन गए। होता क्या, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक आदमी को अप्रिशिएट करते हो, एक आर्टिस्ट को देखते हो, तो उसका प्रभाव आपके काम के ऊपर हो जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। काफी बार आपको पता भी नहीं होता है। तो एक आदमी को आप फॉलो करोगे तो आप उनकी नकल कर रहे हो ऐसा माना जाता है। लेकिन आप 10 को फॉलो करोगे तो यू विल बिकम अ रिसर्च स्कॉलर, है ना। तो अच्छी बात ये थी, वहां 10-15 दिग्गज लोग थे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में, तो उस हिसाब से एक तरह से रिसर्च स्कॉलर हो गया था मैं। यानी हमारे निकम सर, अनंत निकम सर से मैं काफी कुछ सीखा हूँ। स्केचिंग, प्रिंट मेकिंग तो उनसे सीखा नहीं, लेकिन लैंडस्केप पेंटिंग उन्होंने सिखाया है मुझे, वाटर कलर के। अनंत निकम सर ने, प्रोफेसर निकम सर ने। और उसके बाद में फिर प्राध्यापक अनिल नाइक सर से वाटर कलर पोर्ट्रेट सीखे हैं, ड्राइंग सीखे हैं। फिर द ग्रेट सिद्धार्थ अर्जुनवाड़े, प्रोफेसर सिद्धार्थ अर्जुनवाड़े, पता नहीं आपने सुना है ये नाम या नहीं। सिद्धार्थ अर्जुनवाड़े बाबूराव, सॉरी, रविंद्र मिस्त्री के स्टूडेंट थे फ्रॉम कोल्हापुर। अच्छा। रविंद्र मिस्त्री वाज स्टूडेंट एंड सन ऑफ बाबूराव पेंटर। ओके। तो बाबूराव पेंटर के जो लड़के थे और जो डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे, वो थे रविंद्र मिस्त्री। और रविंद्र मिस्त्री वाज टीचर ऑफ अर्जुन वाड़े सर। और अर्जुन वाड़े जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रोफेसर थे। तो ऑयल पेंट पोर्ट्रेट जो है वो मैंने पूरा उनके चरणों में बैठ के सीखा हूं मैं। क्या बात है। हाँ, तो ये ट्रेडिशन हुई है। तो मैं बड़ा फक्र महसूस, खैर उस समय तो उतना ज्ञान था नहीं, लेकिन अब कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ी अद्भुत बात लगती है कि यार इतने बड़े आदमी के, इतने दिग्गज इंसान के साथ में इतनी बड़ी ट्रेडिशन है, जो परंपरा है बाबूराव पेंटर की। तो उनका एक छोटा सा मोती मुझे मिला है, एक छोटा सा मोती। क्या बात है। वो तो खैर समंदर थे, वो समंदर से एक मोती कहीं हमारे नसीब में आ गया, तो ये कितनी बड़ी बात है। अभी सोच के ऐसा लगता है। दुर्भाग्य से उस समय उतना कुछ इल्म नहीं था, बट एनी हाउ। तो ये सब जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में, और वहां उस समय एटमॉस्फेयर भी ऐसा था
के सारे जो दिग्गज थे जे स्कूल ऑफ आर्ट में, अभी का मुझे पता नहीं है, अभी के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन उस समय ऐसा था कि वो प्रोफेसर जो थे वो पढ़ाते भी थे और खुद भी बहुत काम करते थे। कितनी बार सैटरडे को जब कॉलेज बंद, कैंपस बंद होता है, कितनी बार सैटरडे को गया हूं और देखा हूं अनिल नाइक सर और मैं काम कर रहे हैं, बहुलकर सर, सुहास बहुलकर सर काम कर रहे हैं सैटरडे को। क्या बात है, कितने बार हुआ है, कितने बार हुआ है। हाँ, दे लिटरली लिव्ड देयर। हाँ, तो वो जो ट्रेडिशन था वो अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो सब होता था। 101 सब आर्टिस्ट सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, काम भी करेंगे और एग्जीबिशन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4 डेमो दे दिए, खत्म हो गई बात। करेक्ट। सो एक तरफ से ऐसा देखा जाए तो इट इज नॉट ओनली जस्ट द लर्निंग एंड ट्रेनिंग ऑफ स्किल्स, बट इट इज एन ओवरऑल इमोशनल डेवलपमेंट एंड इवॉल्विंग ऑफ दैट माइंड, सोल एंड ऑल। Correct. And in this process, usually I'm very curious to know about this artists who are from Mumbai, बोलिए आप या दूसरे एक कुछ स्पेसिफिक जगह पे। See, Mumbai has its own attitude. I experience this. मैं जब मुंबई आता हूँ, once एक बार एयरपोर्ट से उतरा, जाके बैग रख दिया, the first thing I go is I go to a thapri for a cutting chai, and then one vada pav thing, and that sandwich, and that sugarcane juice. What about the food? I'll tell you that's it. And उसमें जो मुझे, I literally lived that moment, that life, and उस वक्त मैं इतना inspired, that local train, कितनी बार तो ऐसा हुआ है खाली चर्च गेट से विरार जाके it all like, you know, it so all these things आपकी ये emotional building में how did these things play the role? See, देखिए, जब मैंने आर्टिस्टिक बात की, जो प्रोग्रेस, जो डेवलपमेंट होती थी स्टूडेंट्स की उस जमाने में, कितनी बार मुझे ऐसा याद है कि हम डिस्कस भी करते थे फिलोसॉफिकली, कितने बार। अभी देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अर्जुन वाडे सर से पहली बार सुनी, वो कॉन्सेप्ट है ब्यूटीफुल रहो। वो हमेशा कहते थे ब्यूटीफुल रहना चाहिए, तो मैं सोचता था ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल रहो, यानी ये अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय एक 18 साल के बच्चा जब सुनता है एक कॉन्सेप्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड यू कैन लिव ब्यूटीफुली, क्योंकि ब्यूटीफुल हमेशा एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट को हम अप्लाई करते हैं। बराबर, ये कप ब्यूटीफुल है, ये कंप्यूटर ब्यूटीफुल है, ये दीवार ब्यूटीफुल है, ये स्काई ब्यूटीफुल है, द ट्रीज आर ब्यूटीफुल, द सनसेट इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग दैट यू कैन विजुअली सी, you know, लेकिन he introduced this idea of there is something called living beautifully. तो ये सारे बातें भी होती थी इस काम के साथ में, और वो जरूरी है, वो जरूरी है। पूरा जो एंटायर टोटल पैकेज जो डेवलपमेंट है उसके लिए जरूरी है। फिर वो किसी राइटर को डिस्कस करना, प्लेटो को डिस्कस करना, अरिस्टोटल को डिस्कस करना, कोई वेस्टर्न फिलोसोफर को डिस्कस करना, या फिर ईस्टर्न जे कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इससे एक और प्रेरणा भी मिलती थी हमको कि हमको पढ़ना भी चाहिए, है ना। तो एक तरह से इन डिस्कशन, इन संवादों से एक रुचि पैदा हो गई थी कि ये क्या है इसको जानना है, वो क्या है इसको जानना है ना। तो ये सब चलता था उस समय। तो ये मैं अपने आप को बड़ा लकी, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों से उस समय मेरी मुलाकात हुई, और फिर बाद में दिग्गज लोगों से उसी तरह से मुलाकात मेरी एमएफए के लिए भी हुई जब मैं अमेरिका आया। खैर वहां पर चलते जब मोड़ आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। पर ये और बम्बई में फिर तो आई वॉज बोर्न एंड मुंबई कर था मैं और हूँ। तो yeah, that was my, sorry to cut, that was my next question कि आप मुंबई से यूएस कैसे पहुंच गए? अच्छा, वो एंड ये वहां पे जो एमएफए करने की
क्योंकि यहाँ पे जब इंडिया में आप ग्रेजुएशन करते हैं, यहाँ पे एक अलग माइंडसेट, आर्ट की माहौल, आर्टिस्ट की एक डिसिप्लिन, उनकी एक साधना, उनकी एक दिस थिंग। वेस्ट में जाएंगे, वहां पे दिग्गज बड़े बड़े लोग, उनकी सोच, उनकी तपस्या अलग। सो हाउ डिड यू दिस ईस्टर्न वेस्टर्न, रूरल, अर्बन, नेशनल, इंटरनेशनल? हुआ क्या, काशीनाथ, द ग्रेट काशीनाथ साल्वे सर, मुझे तो लगता है अगर इतने सारे लोगों ने इतना सब कुछ सिखाया है जे स्कूल ऑफ आर्ट उस समय मुझे, लेकिन अगर कोई एक प्रोफेसर मैं चुनूं जिसने मेरे को तीसरी आंख दी है कला की, तो वो थे काशीनाथ साल्वे सर। उस अगर तीसरी आंख किसी की देन है तो वो थे हमारे द ग्रेट काशीनाथ साल्वे सर। थे क्या, है अभी भी। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था यूएस जाने के लिए, क्योंकि जब मैं फाइनल ईयर के करीब करीब था, उसी समय उनका एग्जीबिशन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। तो वो प्रेरणा थी, तो वो बताते थे वहां अमेरिका में ऐसे होता है, वैसे होता है, एग्जीबिशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ये सब बातों से एक प्रेरणा मिल गई थी मुझे। और जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ जे स्कूल ऑफ आर्ट से, तो मेरी मुलाकात हुई महादेव इंगले से, प्रोफेसर महादेव इंगले। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं मुझे। ये उस समय डीन थे जे स्कूल ऑफ आर्ट के। बहुत बढ़िया काम था उनका, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर थे, लेकिन उनका रियलिस्टिक काम भी बहुत अच्छा था। हाँ वो अगर आप निकम सर को देखोगे, प्राध्यापक अनंत निकम, उनके जो गुरु थे औरंगाबाद में, वो थे माधव इंगले। क्या बात है। हाँ। लेकिन जब मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ता था, आखिरी के 2 साल 3 साल मेरे जो थे जेजे में, उस समय इंगले सर की उनका तबादला हुआ था और वो जे स्कूल ऑफ आर्ट के डीन थे। तो उन्होंने वो मुझे, मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते थे, ज्यादा कुछ बात नहीं करते थे। ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ, हिज वॉक वाज लाइक अ मिलिट्री ऑफिसर, लेकिन बहुत सरल और अच्छे स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने मुझे रिजल्ट के बाद में कहा था कि उन्होंने पूछा था मुझे क्या करना चाहते हो आगे लाइफ में, तो मैंने कहा था उनको कि मैं एमएफए करना चाहता हूँ। मैंने बताया नहीं था मैं कहाँ करना चाहता हूँ, और पूरी तरह से 100% डिसाइड भी नहीं किया था कहाँ करना है। तो तभी उन्होंने कहा था कि अगर आपको एमएफए करना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एमएफए अब्रॉड करो, इंडिया में मत करो। ये उन्होंने इसी स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा था कि आपको एमएफए करना है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब्रॉड जाके कहीं पर करो, यहां पर मत करो। उन्होंने साफ साफ ऐसे बताया था। और फिर मैंने पूछा नहीं क्यों वगैरह, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत उस तरफ झुकाव हुआ ही था पहले से, लेकिन पूरी तरह से ट्राई नहीं किया था। तो 2 साल लगे मुझे पूरे वो। उस समय तो गूगल कुछ था नहीं, तो हैंड रिटन लेटर लिखते थे यूनिवर्सिटी में। पहले तो यूएसआईएस जो संस्था है चर्चगेट में, यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस, वहां पर जाके मेंबर बन गया मैं वहां। तो वहां पर जाके फिर किताब पढ़ो, किताबों में काफी इंफॉर्मेशन होती है, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, एमएफए कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, स्कॉलरशिप कितनी होती है, कैसे अप्लाई करना है, टोफिल एग्जाम, ये वो, बहुत सारी वो पढ़ के फिर वो एड्रेस निकाल के जो आपको उचित लगता है यूनिवर्सिटी। तो मैंने कुछ मेरे ख्याल से अराउंड 120-130 यूनिवर्सिटीज को मैंने खत लिखा था, हैंड रिटन लेटर लिखा था कि मैं एमएफए करने में इंटरेस्टेड हूँ आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म और स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मुझे भेज दीजिए। तो मैं एक सिंपल लेटर लिख के मैंने भेज दिया था। तो इत्तेफाक से मुझे एक लेटर आया, रिप्लाई आया। एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्लिंगटन टेक्सास।
आर्लिंगटन, ये फोर्ट वर्थ है, ये डालस है। डालस और फोर्ट वर्थ के बीच में एक सिटी है आर्लिंगटन। तो आर्लिंगटन को जो मैंने लेटर लिखा था, उनका रिप्लाई आया मुझे। उन्होंने रिप्लाई में ये कहा था मुझे कि आप जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है एमएफए पेंटिंग में, वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है दुर्भाग्य से। लेकिन हमारे बगल में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, वहां पर एमएफए है। तो हमने आपका जो रिक्वेस्ट है उनको फॉरवर्ड कर दिया है। क्या बात है, ओके। अपनी तरफ से सोचो ये क्या तकदीर क्या होती है, अपनी तरफ से मैंने फॉरवर्ड कर दिया है आपका एप्लीकेशन वहां। तो वो उम्मीद है कि वो जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्ड करेंगे, जानकारी दे देंगे, भेज देंगे। तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा, लेकिन इतना मैंने कुछ सीरियसली लिया नहीं। तो मैंने फिर बाद में कुछ दिनों बाद, यानी 2 महीने लगे, 2 साल लगे ये सारा करने के लिए, क्योंकि एक कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए 3 हफ्ते जाते हैं ना। बराबर। ये गूगल नहीं था ना, ईमेल नहीं, गूगल नहीं, हैंड रिटन पोस्ट में डालो, फिर वो थप्पा करेगा, फिर वो प्लेन से जाएगा, फिर उसके वो ऑफिस में जाएगा लेटर, फिर वहां वो पढ़े रहेगा, फिर वो कोई पढ़ेगा, फिर उसको रिप्लाई करेगा। इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। ट्रू। हाँ, तो वैसे that is how we got into that university. हाँ, उसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे हर यूनिवर्सिटी, मैंने 3 यूनिवर्सिटी चूज किए थे। तो तीनों में से मुझे 2 जगह पे एडमिशन मिला था। एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट, चलो कोई जो भी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वो चाहते थे कि 2 जगह मुझे स्कॉलरशिप और एडमिशन दोनों मिला था, और एक जगह पे सिर्फ एडमिशन मिला था। ऐसे हुआ था। लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी मार्कशीट जो इंडियन मार्कशीट जो है, उसे कहीं अमेरिकन इंस्टीट्यूट में भेजो और उसको अमेरिकन सिस्टम से ट्रांसलेट करवा के भेजो। ये सारा कुछ झंझट था उसके पीछे। तो उसके फीस भी था, उसका फीस कुछ बहुत ज्यादा था। तो मैं थोड़ा दुखी हो गया क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था वो। तो लेकिन हुआ क्या है, मेरे पिताजी की एक आदत थी हमेशा सेफ्टी रहने की, हमेशा। तो मैं क्या करता था उस समय, अगर मुझे मार्कशीट की कॉपी चाहिए, 3 यूनिवर्सिटी को मैं अप्लाई कर रहा हूं, है ना, तो मार्कशीट की जेरॉक्स कॉपी चाहिए तो 3 की बजाय मैं 4 करता था। आर्टवर्क्स के सेट में जो स्लाइड्स चाहिए थे, तो 3 सेट मुझे चाहिए, 3 की जगह मैं 4 करता था, है ना। मेरे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव चाहिए, 3 की जगह मैं 4 करता था। तो एक सेट मैं एक्स्ट्रा रखता था हमेशा, पता नहीं क्यों, जस्ट फॉर सेफ्टी। तो आखिर में जब मैंने तीनों भेज दिया, तो एक दिन मेरी नजर पड़ी इस टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे। उसमें यह लिखा था कि अगर आप अप्लाई करोगे हमारे यहाँ एमएफए के लिए, तो एप्लीकेशन फी नहीं है। ओके। बाकी सब जगहों पे एप्लीकेशन फी थी, मेरे ख्याल से $40-50 कुछ थी। तो उसको फिर बैंक में जाके यूएस इंडियन करेंसी दे के, काफी महंगा होता था ना हमारे लिए, इंडियंस के लिए। लेकिन अब टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आपको एप्लीकेशन फी की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा सेट पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सेट का करूं क्या, मैंने तो अप्लाई कर दिया है। जो मेन मेरे 3 जगह थे उनको मैंने अप्लाई कर दिया है। तो मैंने, मुझे तो सिर्फ पोस्टल लगेगा, पोस्टेज चार्ज जो भी होगा वो लगेगा। तो मैंने भेज दिया टीसीयू को, टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी को भेज दिया। ओके। तो वो एक ही यूनिवर्सिटी है जहां मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली, और उन्होंने वो मार्कशीट वगैरह का कोई झंझट नहीं हुआ। तो वैसे मैं टेक्सास क्रिश्चियन, जहां पर मैंने एक्चुअली अप्लाई भी नहीं किया था, है ना, उनके बगल वाले यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। किस्मत ले जाती है। हाँ, destiny, there is something called as destiny always. well, this was pure destiny. वैसे डेस्टिनी को मानना उचित है नहीं, ये पता नहीं, लेकिन ये इस मामले में बोला जा सकता है कि डेस्टिनी, किस्मत एक बहुत बड़ा
बिल्कुल आपके हाथ खेलती है अपने प्रोग्रेस में, अपने लिंक में, अपनी प्रगति में, और अपने जर्नी में कहाँ कहाँ आपको जाना है। Excellent. Your path traveled is so interesting. बोलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। now I would like to ask one specific question इसमें। हाँ बोलिए। आप आर्टिस्ट हैं, आप अलग करते हैं, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ द ब्रिलियंट टीचर्स। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, आप बहुत कह रहे हो। नहीं, let me finish the thing. Let me tell you why is it. Now, जो भी स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स जो मिले हैं मेरे से, I mean with whomever I have interacted, सबका एक ब्यूटीफुल फीडबैक इज दैट द बेसिक्स, द बेसिक ग्रामर ऑफ आर्ट, अगर आपने विलास जी के पास नहीं सीखा है तो यू विल नेवर गेट इट। नाउ ये स्टेटमेंट आने की वो यूएसपी या वो दैट वन वैल्यू एडिशन आपके हिसाब से वो क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज दैट? वो इतनी ये बड़प्पन है उन लोगों का जो कहते हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से मुझे जो समझ में आता है वो बताऊंगा। होता क्या है, आर्ट को थोड़ा सा एसोटेरिक बनाया हुआ है। एसोटेरिक का हिंदी में क्या वर्ड है मुझे पता नहीं है, लेकिन एसोटेरिक का मतलब ये होता है कि कोई बहुत राज वाली बात है, वो सबके समझ में नहीं आएगी, वो उसके लिए जाके हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे ब्रह्म ज्ञान है, मान लो एक तरफ ब्रह्म ज्ञान भी एक तरह से एसोटेरिक है। तो एक गुप्त नॉलेज है जो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में तब आएगा जब आप इतनी तपस्या करोगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो आर्ट को एक एसोटेरिक बनाया गया है। और इस बात को मैं नहीं मानता हूं। मैं तो शुरुआत से ये कहते आया हूं, जैसे आपका इंजीनियरिंग का फील्ड है, गणित का फील्ड है, साइंस का फील्ड है, उसी तरह आर्ट है। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हूं इसलिए मुझे कोई पंख लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपको इंजीनियरिंग बनना है तो आपको इंजीनियरिंग के जो फंडामेंटल्स है वो सीखने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर आपको आर्ट पढ़ना है या संगीत पढ़ना है या डांस नृत्य पढ़ना है, सीखना है, तो उसके बेसिक जो है फंडामेंटल्स वो पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो 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 मेरा ये हमेशा ये रहा है कि आर्ट का भी एक व्याकरण होता है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ाने वाला मिल गया तो पढ़ सकते हो, लेकिन उस बात को नजरअंदाज करके एक हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में आर्ट को एक थोड़ा एसोटेरिक बना दे। ये गुप्त है, इसका कोई व्याकरण नहीं, आप करते रहो और आपको आत्मनिरीक्षण करते रहो और आपको एक दिन एनलाइटमेंट हो जाएगा। हाँ, एनलाइटनमेंट आपको अपने आप हो जाएगा वगैरह। मैं तो ये कहता हूं, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साइंस के बारे में क्यों नहीं कहते हो ये? हालांकि साइंस वालों ने ही हमको कलर व्हील दी है ना। कलर व्हील का जो इन्वेंशन हुआ है, जिसको कलर व्हील को, यानी कलर व्हील की वजह से ये बात नहीं हुई कि रेड और येलो मिक्स करने से ऑरेंज होता है। लाल और पीला करने से जो ऑरेंज कलर होता है, ये कलर व्हील के इन्वेंशन की वजह से नहीं हुआ, ये पहले से होता था। बराबर। लेकिन तो कलर व्हील का क्या योगदान है? कलर व्हील का योगदान ये है कि ये सारे जो कलर इंटरैक्शन है, कलर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उसका एक व्याकरण होता है। वो व्याकरण को सिस्टमैटिकली कलर व्हील में, कलर थियरी में जो मोड़ा गया है, वो किया गया है सर आइजैक न्यूटन ने। वो तो फिजिसिस्ट थे, वो तो साइंस वाले थे ना, वो तो आर्ट के थे भी नहीं। तो कहीं ना कहीं साइंस और आर्ट का रिश्ता है। अगर रिश्ता है
तो व्याकरण भी होगा, है कि नहीं? बराबर। तो गणित का भी रिश्ता है, काफी रिश्ता है गणित का आर्ट से, तो उसके बारे में भी बात करेंगे अगर उस तरफ हम मुड़ेंगे तो उसी तरह से मेरा एक प्रयास हुआ और इत्तेफाक से मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले। ये मेरा जो सफर रहा है आर्ट के व्याकरण को जानने का। देखिए जे स्कूल ऑफ आर्ट में जब मैं पढ़ता था तो काफी सारा मुझे मटेरियल मिल गया था। मेरा जो प्रोग्रेस, मेरी जो डेवलपमेंट हुई, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं वगैरह 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 वगैरह, तो वो सब प्रोग्रेस हो गया था। लेकिन जो सेरिब्रल डेवलपमेंट है वो शुरुआत हुई थी जे में, लेकिन उसको अच्छी तरह से उसका प्रोग्रेस हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है मेरे एमएफए में यहाँ आने के बाद। उसकी और तालीम हाँ, अलग तो अलग लेवल पे हुई है। वो इत्तेफाक से मुझे टीचर्स भी बड़े अच्छे मिले यहाँ पर भी और इंडिया में भी। इंडिया में सिर्फ वो उस तरह से बात नहीं करते थे व्याकरण को लेके, लेकिन हाँ, तो फिर यहाँ आने के बाद में जो प्रोग्रेस हुआ, तो फिर मुझे मेरी जो खोज थी, एक तरह से बेचैनी खोज, जो भी आप कहना चाहोगे, वो उसके बारे में मैंने रिसर्च किया अपने एमएफए में कि कला का व्याकरण क्या है और कला किस तरह से आप लॉजिकली सिखा सकते हो या सीख सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं हमेशा ये अब मेरे लेक्चर्स में भी कहता हूं हमेशा कि ये एक बात है कि आपको इत्तेफाक से टीचर्स आपके क्लासरूम में आ जाते हैं तो वो आपके गुरु हो जाते हैं, आप चूज नहीं करते हो, है बराबर। ना? ये एक बात है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी है, उसके साथ साथ एक और बात भी है कि बाइबल में एक अच्छी कहावत है, मैं हमेशा इस बात को कोट करता हूं। बाइबल में एक अच्छी कहावत है कि व्हेनेवर यू आर रेडी अ टीचर विल अपीयर। इस बात को मैं जोड़ता हूं स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे जोड़ता हूं इस बात को। और वो बात ये है कि अ, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं, आपको इत्तेफाक से अगर टीचर मिले भी है, अच्छी बात है, सबसे सीखो, सीखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपको आप में भी जिम्मेदारी होती है एज अ स्टूडेंट, है ना, कि आपको भी तराशना होता है कि कौन से टीचर के साथ आप पढ़ेंगे, है ना। आपके पास भी चॉइस, अगर आप 10 प्रोफेसर से पढ़ क्लास ले रहे हो तो उनमें से दो को आप गुरु मान सकते हो ना, लेकिन वो बराबर। कौन से है वो भी तो वो आपकी जिम्मेदारी है ना चुननी। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने ये जिम्मेदारी ली थी, आपको पता नहीं वो स्टोरी पता है क्या नहीं, वो स्वामी विवेकानंद बकायदा क्वेश्चंस पूछते थे गुरु के, जब वो उनको गुरु की तलाश थी वो गुरु की इंटरव्यू लेते थे, करेक्ट। जब तक until he is not satisfied, वो जब तक उनको इज नॉट सेटिस्फेक्शन, कन्विंस्ड लाइक हाँ, तब तक वो उनको गुरु नहीं मानते थे। तो बराबर। फाइनली उनको रामकृष्ण परमहंस जब मिला, तब उनको सेटिस्फेक्शन मिला कि ये इनको मैं गुरु बनाऊंगा। तो उनका जो इंटरव्यू था, वो जो तराशते थे गुरु को, तो उनमें रामकृष्ण परमहंस खरे उतरे। और करेक्ट। उस बात को मैं एक एनालॉजी के अ, अ, हवाले से उसे बयान करना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कला का व्याकरण है, या व्याकरण कहो या व्याकरण के साथ और भी बातें हैं ना, उसे मान लो एक कला का एक मीठा शुगर क्यूब कहो। सबसे पहले आपको गुरु ऐसा चाहिए कि जो जानता है कि एक शुगर क्यूब है। बिल्कुल। अगर आपको गुरु ऐसा मिलता है जो ये जानता भी नहीं है कि शुगर क्यूब नाम की कोई चीज है आर्ट में, तो वो आपका गुरु नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल। ये मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद की जो खोज थी उसके रेफरेंस में। तो गुरु ऐसा ढूंढो जिसे खबर है कि एक शुगर क्यूब होता है, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है।
ऐसा भी गुरु चाहिए कि जो सिर्फ ये जानता ही नहीं है, शायद उसने देखा भी है। वो ज्यादा अच्छा गुरु है, वो ज्यादा सही गुरु है। ठीक है, फिर सिर्फ उतना ही काफी नहीं, ऐसा भी गुरु चाहिए आपको जिसने सिर्फ एक एंगल से उस क्यूब को नहीं देखा है, वो चारों पांचों आठों एंगल से उस क्यूब को देखा हुआ होगा उसने। ऐसा वाला गुरु चाहिए आपको। एक एंगल से देखा हुआ तो वो लिमिटेड हो गया ना उसका पर्सपेक्टिव। करेक्ट। दिस इज अ मेटाफोर, हाँ, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है, ऐसा भी गुरु चाहिए कि जिसने स्वयं उस शुगर को क्यूब को टेस्ट किया हो। क्योंकि जब तक आप उस शुगर क्यूब को टेस्ट नहीं करते हो, तो चाहे कितनी भी एंगल से कितनी भी देर तक आप उस शुगर क्यूब को ताकते रहो, वो कितना मीठा है आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। और जब तक आप टेस्ट नहीं करते हो कितना मीठा है, तब तक आप वो किसी और को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, कि वो क्या है। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। मुझे 2-4 गुरु ऐसे मिले हैं जिन्होंने उसे टेस्ट किया हुआ है। क्या बात है। तो वो होता क्या है, एक कहावत है, मैं एक दोहा है, मैं भूल गया हूं दोहा, एक तुलसीदास का एक दोहा है, बंधन तोड़ मिलाए राम समथिंग समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा अभी सडनली। तुलसीदास का कहना ये था कि गुरु वो है जो आपको सारे बंधन तोड़ देगा, सारे बंधन डैम जो है सब तोड़ के आपको ऐसा फ्रीडम दे देगा, व्याकरण के साथ, नॉलेज के साथ। तो आप और राम ये दो चीज नहीं होंगे, आप एक हो जाओगे। तो आर्ट के प्रति मेरा रवैया ऐसा ही है कि ये जो बंधन है, व्याकरण है, ये है कलर तेरी, इसके पीछे जो एक मिठास है, ये मिठास आपको समझ में आ गए ना, सारे बंधन टूट जाएंगे आपके। बिल्कुल। और बॉम्बे में तो ये रवैया, बॉम्बे के बारे में अगर बात करना है तो हम बॉम्बे के बारे में बात कर सकते हैं। खैर आगे बोलिए, आप बोलिए। या बट वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी वेल एक्सप्लेन कि कैसा एक आपकी टीचिंग में क्या डिफरेंस है, इससे पता चल जाता है उसमें। अभी मुझे आई गेट द सेंस सेइंग दैट कि वो कमेंट क्यों आ रहा था ऐसा। The next important thing is that I think a very a good teacher will impart excellent grammar to his students, बट उस ग्रामर को लेके वो पोएट्री किस तरीके से बनाए, दैट इज दैट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एक्सप्लोरेशन। करेक्ट। अपने अपने काव्य खुद बनाओ। करेक्ट। राइट। नाउ इसी चीज को व्हेन आई सी यू एज एन आर्टिस्ट, नाउ एज अ टीचर यू हैव दिस पर्सपेक्टिव टू गिव, टू डिलीवर, बट आपकी खुद के काम में मैं जब देखता हूं कि आपकी स्टिल लाइफ है, आपकी पोर्ट्रेट्स है, आपकी फिगरेटिव है, आपकी न्यूड्स है, एंड आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, ये इतना वेरीड इसमें थीम है। इवन दो सबके ग्रामर बहुत दे आर ऑल लाइक उसके बेसिक ग्रामर या मैथमेटिक्स सेम रहेंगे, इक्वेशन सेम रहेंगे, लेकिन उस सारों की केमिस्ट्री अलग है। आर यू गेटिंग मी? Correct. The calculations might be, the grammar and the calculations might be similar for these, आप एब्स्ट्रैक्ट करो, पोर्ट्रेट करो, ये करो, बट लेकिन उसकी केमिस्ट्री, इसके लिए आपकी पोर्ट्रेट्स की एक, उसकी एक अलग काव्य है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट की एक अलग काव्य है, आपकी स्टिल लाइफ, एंड वो स्टिल लाइफ की एंटायर प्रोसेस में ही मैं शायद एक कविता लिख दूं, बिकॉज वो बेसिक ग्रामर गिजबिज से जो शुरू होती है आपके पेपर के, बाय द टाइम इट गोज 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 एंड जो बन जाती है, इट इज लाइक अ ब्लूमिंग ऑफ अ फ्लावर। मैं इतना एंजॉय करता हूं उसको। नाउ आई वुड लाइक टू नो
as an artist, how do you play with this mathematical calculations which evolves to a chemistry, a beautiful visual chemistry? आप समझ रहे मेरी बात को इसमें? तो वो अनुभव बताइए हमें। आप स्टिल लाइफ की बात कर रहे हैं और जनरल सबकी बात कर रहे हैं? एनीथिंग। मैं आपकी स्टिल लाइफ को भी देखता हूं तो उतना ही इम्पैक्टफुल है, आपकी न्यूड्स को देखता हूं तो उतना ही इम्पैक्टफुल है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट देखता हूं इतना। सो हर एक की अपनी अपनी अनुभव है, अनुभूति है उसकी, हर एक में डेफिनेटली उसकी केमिस्ट्री। सपोज आप स्टिल लाइफ कर रहे हैं, आपके कैलकुलेशन से लेकर उसकी केमिस्ट्री तक इवॉल्विंग, वो एक अलग अनुभव है। Whereas when you're doing figurative is something else, when you're doing an abstract it is something else. Your basic may be same, but as it evolves the chemistry changes. Right. तो वो मैं I want to know about your experiences as an artist. हाँ, नहीं देखिए, हर एक का अपना अपना, हर विषय का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है ना। जिस नजरिए से अगर मैं न्यूड पेंटिंग करूं वो अलग उसका स्ट्रक्चर होगा, जिस तरीके से मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करूं तो उसका एक स्ट्रक्चर अलग होगा। तो हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन एक कॉमन बात, एक थ्रेड है जो कंटिन्यूस है सब में। वो शायद मैं जानता हूँ, शायद नहीं जानता हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं, लेकिन एक जैसे अमिताभ बच्चन अगर कोई कॉमेडी करता है या कोई एक्शन मूवी करता है या फिर ब्लैक जैसी मूवी करता है, तो ब्लैक में फिर भी एक अमिताभ बच्चन ही है ना। बिल्कुल झुंड में था या जो अमर अकबर एंथोनी में था, है ना। तो एक कॉमनैलिटी, एक कॉमन थ्रेड चलते रहता है। एक दूसरी बात, मेरे प्रोग्रेस में मैं कभी कभी अपने आप को एक और बात से भाग्यशाली समझता हूं कि अमेरिका आने के बाद में मेरी एक अच्छी बात एक और मुझे पता चली कि हम 4-5 अलग-अलग विषयों में काम कर सकते हैं। जब इंडिया में था मैं, खास करके बॉम्बे में, तो वैसे नहीं था। अभी मुझे पता नहीं है उतना, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अभी भी वैसे ही है कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, तो ठीक है, स्टिल लाइफ आप स्टूडेंट के ज़माने में स्टिल लाइफ करते रहो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनोगे, तो आपको एक ही स्टाइल का आर्ट करना चाहिए। तो उस बात को मैं इस तरह से लेता हूँ, यानी कि वो यही बात हो गई कि आप सिर्फ अपने सिस्टर के साथ रिश्ता रख सकते हो। माँ के साथ नहीं, चाची के साथ नहीं, नाना के साथ नहीं। क्यों? हम जिंदगी में अलग-अलग लोगों से अच्छी तरह से रिश्ते निभाते हैं ना। जिस तरह से आप अपनी सिस्टर से बात करते हो, पेश आते हो, उसी तरह से आप अपनी पत्नी के साथ पेश नहीं आ सकते हो, उसी तरह से आप अपने पिताजी के साथ पेश नहीं आ सकते हो। हर एक का अपना-अपना, तो वही है आर्ट में। जिस तरह से मैं एब्स्ट्रैक्ट को हैंडल करता हूँ, उस तरह से मैं एक फिगरेटिव को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। उसका व्याकरण अलग है, उसका फ्रीडम अलग है, उसके मायने अलग है। उसी तरह से स्टिल लाइफ के मायने अलग है, उसका व्याकरण अलग है। तो ये अच्छी बात हुई कि मैं अलग-अलग दिशा में जा सकता हूँ। और बॉम्बे में एक ऐसी बात भी थी उस ज़माने में, अभी का पता नहीं, बट मेरे ख्याल से अभी भी शायद वही होगा कि अगर आपको उच्च दर्जे का आर्टिस्ट बनना है, तो आपको रियलिस्टिक छोड़ के एब्स्ट्रैक्ट और क्रिएटिव में जाना पड़ेगा। यानी एक तरह से अगर आप क्रिएटिव नहीं करोगे, सिर्फ वो आप रियलिस्टिक करते रहोगे, तो आप छोटी जात के आर्टिस्ट हो, ऐसा माना जाता है, माना जाएगा। जात यानी इट्स अ मुहावरा। या अंडरस्टैंड। तो आपको अगर विद्वान, या ये वही बात हो गई ना कि देखिए, अभी एक छोटी सी बात कहूंगा। हम इंडियंस को एक अंग्रेजी का एक बहुत आकर्षण है। मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा कि अगर आप दो इंसानों को मिलते हो, मैं इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में आ रहा हूं, थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूं, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप किसी शर्मा जी को मिलते हो,
मिश्रा जी को, डॉक्टर मिश्रा को मिलते हो, जिनका हिंदी में पीएचडी हुआ है हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी से। होंगे ना कोई मिश्रा जी, है ना, नॉर्थ इंडिया में होंगे कोई। बिल्कुल बिल्कुल। जिनका हिंदी में पीएचडी हुआ है, तो हिंदी में पीएचडी होने की वजह से हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलते वो। और एक बंदे से आप मिलते हो जिनका नाम है मिलिंद, वो बॉम्बे से है, और उसने 9th स्टैंडर्ड के बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन 9th स्टैंडर्ड तक वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है। 9th स्टैंडर्ड तक वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है, इसलिए वो अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है, यानी जो भी हो ठीक ठाक बोल लेता है। बराबर। अब मुझे बताइए आप, मिश्रा जी और मिलिंद, ये दोनों में से पढ़ा लिखा कौन है? बिल्कुल। असलियत में देखा जाए तो मिश्रा जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। मिलिंद जो है उसका 9th स्टैंडर्ड तक ही एजुकेशन हुआ है, तो वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन लाइफ स्किल्स है उसके पास। लेकिन आम तौर से हम लोग हमेशा मिलिंद को पढ़ा लिखा समझते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। अंग्रेजी बोलता है। ये गलत बात है। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। मैंने खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, मेरी तो अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है आपको, अगर आपको मान लो एक नासिक, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हाँ, नासिक में जो जो टेम्पल्स है, नासिक में तो 200 के ऊपर टेम्पल्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नासिक के बारे में भी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट किताब पढ़नी है तो वो अंग्रेजी में ही मिलेगी आपको। बिल्कुल। अगर आपको चांद में क्या क्या नए नए एक्सपेरिमेंट हुए है उसके बारे में पढ़ना है, तो वो आप किताब आपको मलयालम में, बंगाली में नहीं मिलेगी, बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी में ही मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है अंग्रेजी के साथ साथ आपको अपनी परंपरा को भी कायम रखनी है। अंग्रेजी पढ़ना इज लाइक यू हैव ब्रांचेस, शाखा, शाखा आपको दूर लेके जाती है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी के चक्कर में अगर आप अपनी परंपरा को नहीं पढ़ते हो ठीक से, उसको नहीं समझते, अपनी परंपरा, ट्रेडिशन, संस्कृति, तो आपकी जो जड़ है दैट इज योर संस्कृति। बिल्कुल। जड़ निकल जाएगा तो शाखाएं कुछ काम की नहीं है, शाखा आगे जाएगी ही नहीं, जाएगी? बिल्कुल ना। बिल्कुल। सिर्फ शाखा है तो जड़, वो खोखला हो जाएगा इंसान, है ना? तो दोनों चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, ये क्रिएटिव का जो चक्कर चल रहा है बॉम्बे में, वो उसे एलीट माना जाता है। आपने ही वर्ड यूज किया है ना, एलीट, पहले। वो एलीट इसीलिए शायद माना जाता है कि वो थोड़ा एंग्लो इंडियन टाइप की आर्ट है, ऐसा माना जाता है। खैर, उसकी एक अलग अलग किस्सा है, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या क्रिएटिव आर्ट शुरुआत कहाँ हुई थी, या फिर रियलिस्टिक काम कहाँ शुरुआत हुआ था, वो एक अलग किस्सा है, उसका उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हम अलग अलग पहलू में, अलग अलग कैटेगरी में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपको विद्वान बनना है तो ये ऐसी बात हो गई ना कि आपको विद्वान, आपका अगर आपको लोगों को, मुझे मेरे नीस ने, भतीजी ने बताया था एक बार, जब वो कॉलेज जाती थी, अभी तो ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया है उसका, तो उसने कहा था कि काफी मेरे फ्रेंड्स मैकडॉनल्ड जाते हैं, उनको मैकडॉनल्ड अच्छा भी नहीं लगता लेकिन जाते हैं बॉम्बे में। मैं बोला अगर अच्छा नहीं लगता है तो क्यों जाते हैं? तो कहते हैं पता नहीं, जस्ट हैंग आउट करने के लिए, यू नो। तो कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर मैकडॉनल्ड्स अच्छा नहीं लगता है आपको,
तो शायद आप दिखाने के लिए जाते हो, देखो मैं मैकडॉनल्ड्स में खाता हूं, मैं कितना विद्वान हूं, कितना अंग्रेज हूं मैं। बिल्कुल। तो ये क्रिएटिव पेंटिंग का शायद यही होगा। अगर आपको समझ के करना है तो ये अलग बात है, करो, लेकिन इसलिए मत करो कि मुझे क्रिएटिव अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं अपने आप को कितना विद्वान हूं बताने के लिए मैं क्रिएटिव कर रहा हूं। बिल्कुल। क्या ऐसा है क्या? मैं तो जानता नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस मुद्दे को मैं सामने रख रहा हूं। नहीं है, डेफिनेटली आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, आपने जो बातें कही है, इसमें देयर आर सम 3-4 एस्पेक्ट्स व्हिच आर डिबेटेबल, व्हिच जो मुझे भी कन्विंस नहीं। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ अ पेंटिंग, राइट सेइंग दैट कि नहीं ये 3 फुट बाय 4 फुट का कैनवस ही होना चाहिए, इसका इतना प्राइस आएगा एंड इतना A4 में रहेगा तो इसका प्राइस। एंड आई वाज लाइक, हाउ कैन यू कन्विंस एन आर्टिस्ट टू expand his ideas for that size या tailor make it to size? वो कैसा होता है? I have no idea। वो जो साइज में या जो चीज में जो इम्पैक्ट लेके आता है, जो दैट्स इट, वो छोटा हो बड़ा बड़ा हो, इट्स लाइक इवन द साइज आल्सो। फॉर एग्जांपल इट इज लाइक per square foot it is the price is this। मतलब वो A4 साइज रहेगा तो फिर क्या रहेगा, 5,000 10,000? नहीं, उसका एक अलग किस्सा है, लेकिन यू आर राइट, साइज का ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको तो एक वो डिबेटेबल लगता है मेरे को ऐसा। आश्चर्य की बात बताऊं, टॉम क्रूज जो एक्टर है उसके पास मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कलेक्शन में है। उसकी साइज जानना चाहोगे? छोटा, 5.5 by 8.5 इंचेस। इंचेस, ट्रस्ट मी। 5.5 इंच इतना होगा, और 8.5 इंच एक छोटा सा ऐसा। हाँ। तो है, ऐसा चीजें हैं जो मुझे, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज लाइक एक ही सब्जेक्ट को लेके 15-20 साल तक एक ही टाइप के फॉर्मेट के, सो दीज आर ऑल सम डिबेटेबल थिंग्स जो मुझे कन्विंस नहीं हुए। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर स्टिल नॉट, वो आंसर जवाब नहीं मिले तो अभी तक लटक रहा हूं उसमें से। नहीं, वो देखिए, साइज के भिन्न भिन्न रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग साइज इसलिए करते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी हो जाए। कुछ लोग साइज की इसलिए रखते हैं क्योंकि स्टूडियो छोटा है, वगैरह वगैरह। अभी मैं आजकल 18-20 के साइज में करता हूं बिकॉज वो ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहता है, और मेरा स्टूडियो भी कुछ उतना बड़ा नहीं है। तो काफी सारी बातें होती है। लेकिन जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में था, जेजे में, मैंने 6 by 8 फीट का एक कैनवस किया था, एक पेंटिंग किया था। 6 फीट बाय 8 फीट, कितना बड़ा कैनवस है, सोचो आप। तो लेकिन वो पेंटिंग का क्या हुआ मुझे अभी तो याद भी नहीं है, क्योंकि वो फिर उसको बिक जाए तो खैर अच्छी बात है, लेकिन बिकता नहीं तो उसको संभाल के रखो। तो ये काफी अलग अलग बातें हैं उसके पीछे। लेकिन साइज का क्रिएटिविटी से ताल्लुक होगा, वो भी इस तरह से होगा, अगर तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट ये साइज में ज्यादा अच्छे। अगर आर्टिस्ट ऐसे सोचता है तो ये उसकी मर्जी है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूंगा नहीं, मेरी जो कविता है वो पर्पल पेन में जो जब मैं लिखूंगा तो उसमें मजा ज्यादा आएगा, ऐसा रूल नहीं है कि पर्पल में ही लिखना चाहिए, बिल्कुल तभी मजा आता है। लेकिन अगर मैं एज अ कवि मुझे ऐसा लगता है तो मुझे उसका पूरा अधिकार होना चाहिए कि मैं पर्पल से ही अपनी कविता लिखूं, बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं रूल नहीं बना सकता कि भैया अगर आपको प्यार वाली कविता लिखनी है तो पर्पल कलर ही चाहिए इंक का, ये मैं रूल नहीं बना सकता। बराबर। किसी और आर्टिस्ट, किसी और कवि को ये चीज मुझे इसके लिए, क्योंकि मेरा जो कलर इंजीनियरिंग का सीरीज है जो मैं काम करता हूँ, वो राउंड अबाउट A4 साइज का है। अच्छा, नहीं साइज मैक्स A3 है। हाँ। एंड मुझे काफी सारे गैलरीज हो, मेरे बायर्स हो, जो बोलते हैं कि नहीं इसको यार सेम थिंग को यू 3 फीट बाय 4 फीट कैनवस में बनाओ उसमें। एंड ये मेरे यूजुअली पेपर वर्क होते हैं, where mixed media में जो इफेक्ट आता है उसमें, and to get that similar effect something on the canvas and that big size, वो that see it is basically a small, a big energy acting for a very short time, it is like a pistol। वो इट्स लाइक अ रीमेक, वो शोले जो गांव में बना है उसको शहर में लेके आओ। समझे, मतलब ये सारे डिबेटेबल है। आई मीन ऐसा वो खैर
अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, इसमें होने भी चाहिए। हेल्दी डिस्कशन होना जरूरी है, हेल्दी संवाद होना जरूरी है, ये अच्छी बात है। मेरा मुद्दा सिर्फ यही था, आप अंग्रेजी इसलिए बात मत करो कि आप शाइनिंग कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, करना है तो करो, अच्छी बात है। अंग्रेजी के बगैर किसी का कुछ नहीं होगा, अंग्रेजी बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल आज आज आपको क्या लगता है, चाइना में अंग्रेजी पढ़ी जा रही है, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चाइनीज लैंग्वेज का कोर्सेज है, पता है आपको? बिल्कुल वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो चाइनीज पोइट्री उनको समझनी चाहिए, इसके लिए। आपको लगता है कि चाइना में अंग्रेजी इसलिए पढ़ी जाती है ताकि उनको शेक्सपियर के बारे में पता हो, शेक्सपियर पढ़ना है? नहीं, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। बिल्कुल, ताकि वो चाइनीज इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी में कुछ कमर्शियल देना लेना हो सकता है लैंग्वेज की वजह से, या फिर लैंग्वेज नहीं आने की वजह से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम पढ़ते हैं। हम इंडिया में अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? हमको शेक्सपियर जानना है इसके लिए? नहीं तो शेक्सपियर किस चिड़िया का नाम है काफी लोगों को पता भी नहीं है। हम इसलिए अंग्रेजी पढ़ते हैं बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, जो ग्लोबल इकोनॉमी में ग्लोबल लेवल पे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोले जा रहे हो ताकि हम सामने वाले को इम्प्रेस करें, सामने वाला हिंदी मराठी बोल लेता है, तो ये गलत अलग अलग बात है। उसी तरह से मुझे क्रिएटिव के बारे में लगता है, अगर आपको करना है ईमानदारी से तो करो, अच्छी बात है। लेकिन दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जरूरी थोड़ी है अगर आप क्रिएटिव से रिश्ता बना रहे हो तो आपको सिस्टर को आपको डिवोर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, सिस्टर को भी रखो, रक्षाबंधन में विजिट करो, क्या प्रॉब्लम है ना? तो उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट भी कर रहे हो आप तो रियलिस्टिक भी करो, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि आप इसलिए एब्स्ट्रैक्ट मत करो या क्रिएटिव मत करो ताकि आपको अपने आप को थोड़ा सा विद्वान बताना है। अगर आपको महसूस हो रहा है अंदर से कि नहीं, मेरी जो कॉन्सेप्ट है या जो भी मेरे दिल में दर्द हो रहा है, जो भी बर्निंग है, जो जल रहा है दिल में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही चाहिए, क्रिएटिव पेंटिंग ही चाहिए। और उसके लिए व्याकरण मेरे पास है। व्याकरण तो हर विषय का अलग अलग जो भी होगा आपके शिदोरी में होना चाहिए, आपके रेpertoire में एक ब्रेथ होनी चाहिए, यू नो। इट्स लाइक जावेद अख्तर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी एक बार, कि आप इतना पढ़ो और आपका ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर कोई डायरेक्टर बोलता है आरती लिखो तो आपको एज अ लिरिसिस्ट आरती भी लिखनी आनी चाहिए। क्या बात है ना? और अगर आपको कोई देशभक्ति वाला सॉन्ग होगा वो भी लिखना आना चाहिए। अगर आप रोमांटिक नॉवेल्स ही पढ़ोगे, रोमांटिक व्याकरण ही समझोगे तो सिर्फ रोमांटिक गाना लिख सकते हो। बिल्कुल। अभी आप युगांधर एक पिक्चर आई थी सनी देओल की, एन चंद्रा की, उसमें आरती देखो, कृष्ण भगवान के ऊपर आरती लिखी है, जावेद अख्तर ने लिखी है। जावेद अख्तर जो खुद मुस्लिम है। ट्रू ट्रू ट्रू। उनके तो उसी तरह से आर्ट में आपका ये जो ब्रेथ ऑफ नॉलेज है ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आप एक तरह का काम करते हो तो अगर और वैसे भी अगर आप एक तरह का ही करने चाहते हो तो कर भी सकते हो, लेकिन इसलिए मत करो कि आपको फिर उसको गलत स्टाइल करना है। I know. तो ये मेरा मुद्दा है। नेक्स्ट पॉइंट। The next one I want to ask you about colors. जहां तक मैंने देखा है कि आपके काफी सारे वर्क में there is a patch of magenta which is at a invading space पे रहता है. It's like it's at a very dominant place. And using this magenta, जहां तक मैंने कलर्स का देखा, मैंने कि मैं एक 3-4 कलर ऐसा है जैसे कि ब्लैक, लेमन येलो, मैजेंटा, दीज आर लाइक जंगली कलर्स होते हैं, एक जंगली घोड़े की तरह। मतलब काबू में आया एंड यू राइड इट, यू लुक लाइक अ बिग, जबरदस्त। काबू में नहीं आया वो पटका के गिरा देगी वो। राइट। So these colors, to understand these colors, usage of these colors and उसको सही जगह पे लाके कंट्रोल करना, that is absolutely a judgment, एक मास्टर का जजमेंट होता है।
एंड आई ऑल्सो सी दिस इन उपाध्याय सर के इसमें, वो 20 पेपर और कैनवस के बीचों बीच एक डायगोनल लाइन ऐसे ड्रॉ करते, वो भी ब्लैक में इतना, and then after playing around with it, you know, so आपके and your subjects, your rendering is very, मतलब उसमें एक बहुत नाजुकपन भी है। आप एक इतने एक जंगली कलर को इतने नाजुकपन में लेके आ रहे हो उसमें लाकिस में। सो ये हमेशा मेरे दिस ऑलवेज फैसिनेट्स मी कि वो मेजेंटा कलर को लाना बीचों बीच and उसको इतने इसमें। So just tell me something about your color calculations and colors things. हाँ श्योर, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा है आपका। मैं आई मीन यू नो हर आर्टिस्ट का रिसर्च होता है, एक कौन से कलर यूज करो, कहाँ यूज करो, किस तरीके से यूज करो। तो उस तरह से मेरा भी एक रिसर्च रहा है इस विषय में। काफी डीपली मैं इस बात को लेता हूँ, कोई ऊपर ऊपर वाली बात नहीं है मेरे लिए ये। सबसे पहली बात ये है कि मान लो एक 20 अलग शेड्स है कलर के, मान लो मेजेंटा, सिरुलिन ब्लू, ये वो, रेड, ब्लू, पर्पल। तो दुनिया के करोड़ों जो आर्टिस्ट है वो सभी यही 20 शेड्स यूज करते हैं, है ना। बिल्कुल। आपने जो आपके पीछे पेंटिंग है ब्लैक और रेड, रेड काफी डोमिनेंट है, या सिरुलिन ब्लू दिख रहा है मुझे, तो शायद आपका जो रेड कलर है वो कैडमियम रेड है, मैं भी वही ट्यूब यूज कर रहा हूँ शायद शायद। तो लेकिन फर्क क्या है, हर आर्टिस्ट वो रेड कलर यूज करता है कि एट एनी गिवन पॉइंट कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ तो रेड बिकते होंगे एवरी डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन हर आर्टिस्ट का प्रयास ये रहता है कि ये रेड जो है, मैं इस रेड को अपना रेड कैसे बनाऊं, यानी इस रेड को अपनी शेड कैसे बनाऊं। हमने तो एक ही रेड खरीदा है, कैडमियम रेड, लेकिन कैडमियम रेड को पैलेट में हम कैडमियम रेड की हेल्प से, की मदद से हम 50 और अलग टाइप के रेड बना सकते हैं। बिल्कुल, कभी उसमें थोड़ा ब्लू डाल दिया, कभी ब्लू और व्हाइट डाल दिया, कभी ये डाल दिया, कभी येलो डाल दिया, थोड़ा कभी येलो और ब्लू डाल दिया, कभी ग्रीन डाल दिया, है ना। तो एक ये होता है, तो हर आर्टिस्ट अपने रंग बनाना चाहता है, एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है वो रंग किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है ना। जैसे कि कविता में प्यार, एवरी राइटर यूज द वर्ड प्यार, है ना, लेकिन साहिर करेक्ट, साहब जब यूज करेंगे वो अलग होगा, गुलजार साहब जब यूज करेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, है ना, किस तरीके से यूज करते हैं। तो उसी तरह वही जो रेड है, वो रेड की जो हार्मनी होगी उसका कॉन्टेक्स्ट है, यू नो। जैसे हर गैलेक्सी में अपनी एक अरेंजमेंट है ना। सन के साथ ये है, प्लूटो है, प्लूटो के साथ जुपिटर है, जुपिटर के साथ अर्थ जुड़ा हुआ, हर गैलेक्सी में अलग अलग ऐसी अरेंजमेंट होंगी। तो एवरी गैलेक्सी इज लाइक एन आर्टिस्ट। तो हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि मेरे जो रंग है उसकी जो कॉम्बिनेशन हो वो अलग तरीके की हो। तो दो बातें हैं इसमें, 50 करोड़ लोगों ने कैडमियम रेड खरीदा है, लेकिन मैं जब कैनवस पे लगाऊंगा तो वो ट्यूब वाला रेड नहीं लगेगा, ओके, वो कंपनी वाला रेड नहीं लगेगा। ये मेरा प्रयास होगा। दूसरा प्रयास होगा, ये रेड के साथ जो अलग कलर्स होंगे, अलग अलग कलर की जो हार्मनी होगी वो मेरी खुद की होगी। हर आर्टिस्ट का प्रयास करता है, चाहे कॉन्शियसली करता हो या सबकॉन्शियसली करता हो, लेकिन प्रयास यही रहता है कि बिल्कुल, मैं अपनी आ, एक हार्मनी तैयार करूं। बिल्कुल,
और वो जो हार्मनी होगी वो अगर रेड शेप होगा तो रेड किस किस्म का शेप होगा, है ना, सर्कल होगा, ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा, हर एक का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। और उसके आजू बाजू में कौन से कलर होंगे, जैसे कि अगर आप मुझे ये फोन के पास खड़ा कर दो तो मैं बड़े साइज का लगता हूं आपको, लेकिन मेरे को किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़ा कर दो मैं छोटा लगूंगा। ताजमहल में जाओगे आप अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करोगे, इग्लू में जाओगे तो आप अपने आप को जायंट समझोगे। सही बात। तो वो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट। रेड को आप ब्लू के कॉन्टेक्स्ट में लगाओगे तो उसका वाइब्रेशन अलग होगा, रेड को आप येलो के कॉन्टेक्स्ट में लगाओगे तो उसका वाइब्रेशन अलग होगा। जैसे इग्लू और ताजमहल वाली बात की हमने, करेक्ट। तो वो ढूंढ रहे हैं हम सब, मैं तो वही ढूंढ रहा हूं, एक ऐसी हारमनी जो बस यूनिक हो, है ना। देखिए अगर किसी ने, हम में से किसी ने भी अगर डेस्टिनी पाई है, डेस्टिनेशन एक्सक्यूज मी, डेस्टिनेशन पाई है तो आगे फिर आर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो जर्नी है सिर्फ, नो डेस्टिनेशन। होता क्या है, होता क्या है, ये मैं काफी देर से समझा इस बात को। होता क्या है, अगर आपकी कैपेसिटी है मैं 90% अच्छा पेंटिंग कर सकता हूं, 90% ये मैं सोचता हूं, लेकिन जिंदगी मुझसे 85, 86, 87% तक ही करवा सकती है। वो आगे के 3-4% रह जाते हैं, यार थोड़ा और किया होता ना और मजा आता। लेकिन अगर किसी दिन 90 करते हो ना आप, फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ के 93 हुई होती है। बिल्कुल। वो जितनी कैपेसिटी है आपकी उसके 2-4% नीचे ही तक का काम एक्सप्रेशन होता है। एग्जैक्टली उतना नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये मजे की बात है, ये मजेदार बात है। और एंड इसी वही वजह, तो खोज है, एंड दैट इज द खोज, दैट इज द खोज, है ना, दैट इज द जर्नी। और दूसरी बात मुझे कभी कभी मैं देखता हूँ पुराने आर्ट को, मेरे पुराने आर्ट को, अगर आपको, ये मेरा पर्सनल कहना है, ये मैं हर आर्टिस्ट के लिए नहीं कहूंगा, मैं ये मेरा पर्सनल कहना है, अगर मुझे मेरी पेंटिंग 1 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद, मान लो 2-3 I'll be generous, 2-3 महीने तक की अच्छी लगती है, उसके बाद में अगर अच्छी लगी तो ये गलत बात है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो है कि मेरे जो विचार है, मेरा जो आइडिया है, मेरे जो हार्मनी विद दैट है, पेंटिंग खत्म होता है उसका। वो एक बार हो गया ना तो 2-4 दिन, 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना अच्छा लगता है, उसके बाद में लगता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। या कुछ उसका एक खामियां और खलने लगती है। उसका एक और भी रीजन है, आपने पता नहीं ये पेंटिंग देखा है कि नहीं, आज परसों ही मुझे कोई पूछ रहा था, ये पेंट ऐसे टाइप के पेंटिंग करते नहीं हो आप, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ ये पेंटिंग, व्हाट्सएप में देखो आप, शायद आपको, ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, 96 की पेंटिंग है, ऑयल पेंट है। अच्छा, हाँ देख रहा हूँ। ये इट्स इन अ प्राइवेट कलेक्शन इन डैलस, 54 by 48 इंचेस की है, यानी 4 फीट बाय 4.5 फीट, ऐसे कुछ है शायद, काफी बड़ी हो गई ना। लेकिन ये देखिए काफी डिफरेंट लगती है ना पेंटिंग मेरे अभी के पेंटिंग के बिल्कुल। मुकाबले। तो किसी ने मुझे पूछा कि आपको पुरानी पेंटिंग अच्छी नहीं, तो ये पेंटिंग भी आपको अच्छी नहीं, बोलता नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है ये पेंटिंग। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इस पेंटिंग का क्रेडिट ले भी नहीं सकता, क्योंकि वो कोई और इंसान था उस समय, जिसने ये पेंटिंग किया है वो और इंसान था, तो अब मैं क्यों क्रेडिट लूं। ये तो वही किस्सा हो गया ना कि पिछले जन्म में मैं फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर था, तो अभी फ्रांस में मुझे वीजा नहीं लेना चाहिए।
वीजा क्यों मांग रहे हो? मैं पिछले जन्म में तो मैं प्राइम मिनिस्टर था फ्रांस का। अरे पिछले जन्म में था भाई, इस जन्म में थोड़ी हो, इस जन्म में आपको वीजा लगेगा। बिल्कुल, है ना? तो ये मैं, असली बात तो ये है कि मेरा ही पेंटिंग है, ये मेरा सिग्नेचर है, प्राइवेट कलेक्शन में है, मेरा नाम बकायदा वो पेंटिंग के नीचे लगा हुआ है, लेकिन मैं उसका क्रेडिट लेता नहीं हूँ क्योंकि इट वाज नॉट मी। वो मैं नहीं, वो अभी का मैं नहीं हूं, वो कोई और था। वो जो 96 का विलास टोनापे था वो कोई और था, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, उसकी सोच अलग थी, वो कुछ और सोचता था, उसके रिलेशनशिप अलग थे, उसकी आदतें कुछ और थी, यू नो। अगर मैं इसी पेंटिंग को अभी भी दोहराते रहूं, इसका क्रेडिट लेता रहूं, इसका मतलब ये होता है कि 1996 से मेरी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, मैं वहीं रुका हुआ हूं। बिल्कुल। इसका मतलब यही होता है कि होगा कि मैं, मेरी जिंदगी वहीं पर रुकी हुई है 96 में, आगे बढ़ी ही नहीं है। बड़ी होती तो आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन नाउ ना। ट्रू। तो ये मुझे लगता है। तो कलर हार्मनी के बारे में ये लगता है कि हम वही खोज रहे हैं, एक हार्मनी ऐसी हो, और वो अलग अलग सब्जेक्ट में आपको मिल सकती है, यू नो। अभी कभी कभी लिमिटेशंस मीडिया के भी होते हैं, वो अगेन वो व्याकरण वाली बात है। अगर हम वाटर कलर करते हैं तो उसके मीडियम को साथ में रख के करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर आप गजल लिखते हो तो गजल के एक मायने होते हैं, उसकी शैली होती है। हाँ। अगर आप एक शेर लिख रहे हो तो शेर अलग होता है, बिल्कुल। गजल अलग होता है, और क्या क्या उनमें अलग अलग कैटेगरीज भी होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बट या तो उसी तरह से, या प्रोज लिखते हो, यू नो, जैसे प्रेमचंद प्रोज लिखते थे, यू नो। प्रोज के अपने मायने अलग होते हैं, है ना। तो फिगरेटिव ऑयल पेंटिंग के मायने अलग होंगे, वाटर कलर के। अभी वाटर कलर में आप इतना डार्क अगर करोगे, मान लो अगर इतना डार्क करोगे तो इट विल नॉट लुक लाइक अ वाटर कलर, बिल्कुल। है ना। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कलर हार्मनी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि एक सेलेस्टियल कॉम्बिनेशन जो है उसकी तलाश है, उसका रिसर्च चल रहा है। क्या बात। एंड another thing जो मुझे बोलना चाहिए, जो which I would like to, this is my personal this thing, आपकी फिगरेटिव में जो स्किन की टोन है, वेरी फैसिनेटिंग, अरे वेरी फैसिनेटिंग। मतलब आप पता चलता है कि इस फलाना मॉडल की वेन्स कहाँ पे है, ब्लड फ्लो कहाँ है, आया है यहाँ पे, इट्स लाइक, एंड आप उस स्किन की टोन को बहुत सुंदर खूबसूरत खासियत ये है कि आपकी पोर्ट्रेट या फिगरेटिव को देखते हैं तो उस मॉडल की एक उम्र की पता चलता है। आई गेट अ फील ऑफ दैट एज, अच्छी बात है। and that age is with the skin tone, not with the facial gestures. So I think that's my personal thing. So मैं इसको इतना enjoy करता हूँ when I view things and all. अच्छा, I will not take much time. Last one question. हाँ It's कोई बात it's been it's been uh, there is someone told me that there is one thing common between me and you, that is we both are filmy buffs of 70s and 80s. हमें कोई भी फिल्म उठाया जाए तो उस फिल्म का एक डायलॉग, उसके साथ वो कैसा आया, कैसा एंट्री किया, एंड व्हाट डायलॉग इट वाज एंड ऑल। फॉर एग्जांपल इट वाज लाइक मैं एक ऐसे ही बात कर, बिकॉज उस टाइम के बच्चन की फिल्म से वो ऑफ कोर्स एंटायर थिंग, इट इज लाइक someone asked me like क्या नाम है तुम्हारा, इट इज ऐसा पूछेगा तो मैं बोलेगा वो कूली का फेमस डायलॉग है, like बाजू पे 786 का बिल्ला 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कूली का और नाम है, एंड देन इट कम्स अमिताभ बच्चन, लाइक मतलब वो छोटे छोटे नुआंसेस जो इसमें उससे एक्चुअली वो डायलॉग शुरू होने से पहले क्या होता है, सुरेश ओबेरॉय के काले, हाँ, तो अमिताभ बच्चन बोलता है तनिक खिड़की तो खोलिए हमारी है। सही में एंड दैट इज वन, इट्स लाइक Those were the days यार।
I'll tell you, this is my thing. मेरे को वो 70s 80s की फिल्म, गाने, वो डायलॉग्स, वो शायरी, वो पोएट्री, वो लिटरेचर, वो आर्ट, वो पेंटिंग, वो लाइफस्टाइल, वो खाने की खुशबू, दैट थिंग इतनी समा गई है कहीं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा अंदर का जिंदगी वहां रुकी हुई है। मैं आज भी जब वो गली मोहल्ले में जाता हूं तो मुझे वो शराबी की गाना, जहाँ पे एक जगह कोने में इट इज लेकिन मुझे नौलत का मंगा दे वो सैया दीवाने, एंड जहाँ पे हमारे पास अभी छोटे थे टेप रिकॉर्ड, कुछ नहीं था, हम उस दुकान के सामने खड़े रह के पूरे गाने सुन के फिर क्या मूवी इतनी हिट हो गई थी, माय गॉश। आई स्वेयर, आई थी तो पूरा हंगामा हो गया था, मीना दे दे प्यार दे, दे दे प्यार, हर जगह दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे चल रहा था। And that entire Bachchan series, like, Mukaddar Ka Sikandar, Lawaris, Kale, Shole, Kalia, Trishul and all. Yeah. वो मुकद्दर का सिकंदर का वो एक फेमस डायलॉग रेखा का, जहाँ पे विनोद खन्ना comes and asks, उसको छोड़ दो, कितना चाहिए तुम्हें, 10,000 50,000 बताए, तो वो बोलती है कि इतने में तो मैं उसकी तस्वीर को भी ना बेच। This is something, लेकिन yes, that definitely, हम लोग हमेशा बोलते थे कि ये सही में डायलॉग स्क्रिप्ट में था, ये अपने आप से बोल रही है। But that is one, लेकिन yes है, अभी भी है, आज भी वो। I agree with you. You and I have that common thing. Yeah, इसमें coming back to the field of art, it's like last one question. It is like, कोई बात नहीं, art, कला क्षेत्र, जैसे आपने बोला कि इसमें ग्रामर है, लेकिन इस ग्रामर के साथ जब हम चिंतन जोड़ देते हैं तब एक कविता या काव्य बन जाती है, एक पेंटिंग कलाकृति बन जाती है। सिर्फ ग्रामर के साथ रहेंगे तो उसमें इट विल नॉट कम डाउन टू अ पोएम और अ पोएट्री लेवल तक ऐसा। नाउ आज के इस करंट सिनारियो में, बिकॉज यू आर देयर इन द वेस्ट ऑल्सो, योर इंडियन सिनारियो में भी आपका एक नजरिया है, आपको पता है इसमें हाउ डू थिंग्स एंड ऑल। क्या आपको लगता है कि हमारा इंडियन आर्ट सिनारियो, व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज द पोजीशन, द स्टेटस ऑफ दिस, जहाँ पे इतनी काव्य है, इतनी फिलोसफी है, इतनी व्हाट डू यू थिंक हाउ इज द करंट जनरेशन गोइंग अराउंड, या एक किस दिशा में जा रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं मेरे नजरिए से बताता हूँ, सही गलत जो भी होगा। मुझे लगता है कि आजकल की जो पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है इंडिया की आर्ट की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उनको एक्सपोजर इतना है। उसको अभी आपका जो पोज है, ऐसे जो बैठे है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे पोज में मैं पोर्ट्रेट जब जेजे में स्टूडेंट था, मैं करता ही नहीं था, क्योंकि मैंने किसी को देखा ही नहीं था ऐसे ये पोज में पोर्ट्रेट किया हुआ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी मैं आपको, लेकिन अभी आप इंडियन स्टूडेंट्स को देखो या नए आर्टिस्ट को देखो, वो आपको ऐसे वाले भी पोर्ट्रेट दिखेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, ये जो प्रयोग हो रहा है, ये अच्छी बात है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको एक्सपोजर है। वो भिन्न भिन्न आर्टिस्ट के, पेरिस में क्या हो रहा है, फ्लोरेंस में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वो एक सेकंड में पता चलता है उनको। लेकिन उसमें से, सॉरी टू कट यू, बट लेकिन इसमें एक खतरा मैंने ऑब्जर्व किया है कि इनको एक्सपोजर जो मिला ना, इससे बोरोड इंफॉर्मेशन में जीने लगे। आ रहा हूं मैं, वहीं पर आ रहा हूं। ओके। तो बिकॉज के उनको उतना एक्सपोजर हुआ है, तो वो अभी एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और कोई भी रिस्क लेने से, कोई भी कॉम्पोजिशन या कलर हार्मनी या पोज, जैसे मैंने कहा कि ये पोज का रिस्क लेने में, मैं तो खैर एक एग्जांपल दे रहा था, ये कोई भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते इंडियन आर्टिस्ट या स्टूडेंट हुएवर, क्योंकि उतना उनको एक्सपोजर जो हमको नहीं था। अगर
हमने ऐसा पेंटिंग अगर देखा होगा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एग्जीबिशन में या आर्ट सोसाइटी के ऑफ इंडिया के एग्जीबिशन में जहांगीर में, बस वही हमारी प्रेरणा थी, या फिर हमारे टीचर्स जो काम करते हैं बस वही, है ना। एक सर्कल के बाहर क्या क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता था। फॉरगेट बाहर का, कलकत्ते में क्या हो रहा है हमको पता नहीं था उतना, यू नो। तो ये अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, जिंदगी आपको पैकेजेस देती है। एक पैकेज इस तरफ है, एक पैकेज इस तरफ है। अभी वो पैकेज अगर सिंपल होता तो चूज करने में बड़ी आसानी होती। ये अच्छा वाला पैकेज है, ये गलत वाला पैकेज है, ऐसा होता तो हर एक इंसान अच्छा वाला बॉक्स चुनता, है कि नहीं। लेकिन जिंदगी उतनी सिंपल नहीं। जिंदगी क्या करती है, आपको 25 बॉक्स देती है इस तरफ, उसमें से 10 मीडियम साइज अच्छे हैं, 2 बड़े साइज के बड़े खराब है, 3 छोटे साइज के मीडियम ठीक ठाक है ना, 2 बड़े वाले बहुत अच्छे हैं लेकिन लार्ज साइज है, यहां पर भी वैसे ही है। यहां पर 4 बड़े बड़े बॉक्सेस है जो बहुत ही खराब है, लेकिन 15 छोटे 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 बॉक्सेस लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो अभी दोनों में से कौन सा चूज करूं, प्रॉब्लम हो जाता ना, इट्स अ प्रेडिकमेंट। तो जिंदगी आपको ऐसे पैकेजेस देती है जिसमें समझ में नहीं आता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस बात को मैं जोड़ूंगा कि अच्छे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से लोग रिस्क ले रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कभी कभी स्टूडेंट्स का काम देखता हूँ जे में, या इंडिया के स्टूडेंट्स के जो काम चल रहा है ऑनलाइन पे, तो इतना मुझे गर्व भी होता है और अच्छा लगता है कि काश हमको उतना एक्सपोजर मिलता, जो हमको नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम ट्रेन पकड़ने प्लेटफॉर्म में, एक अच्छी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में कभी कभी एक सूटकेस भूल जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। वो नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रेन पकड़ रहे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ट्रेन पकड़ो आप, लेकिन साथ में आप जो एक फाउंडेशन का जो सूटकेस है उसे आप स्टेशन पे छोड़ रहे हो गलती से, ऐसा मुझे लगता है। ये जो डेप्थ वाली बात है, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप अपनी संस्कृति से जोड़ के रहोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे ये सवाल इसलिए आया, आई रिसेंटली, आई मीन रिसेंटली क्या मतलब 1 साल 1.5 साल पहले एक 22 साल का लड़का आया, इसमें अच्छा काम करता है, एंड ही सेड ही इज वर्किंग ऑन द सीरीज ऑफ कामसूत्र, एंड आई वाज लाइक मैंने उसको पूछा तेरी शादी हुई है? बोलते नहीं। गर्लफ्रेंड है? बोलते नहीं। तूने कभी सेक्स किया है? तूने कितना बार किया है? So, such a big subject of Kama Sutra. Someone who has not even tasted sex. वात्सायना विल बी, हाँ गुलाटी खाता होगा आपने, अंग्रेजी में खाओ। वो रस्सी बांध लेगा, गला बांध लेगा, बोलता है कि यार तू कर सकता है तो इट वाज। सेकेंड वन इज लाइक 3rd ईयर 4th ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट्स एंड बहुत बड़े फिलोसफी को उसके साथ जोड़ना, एंड मैं सिर्फ पूछता हूं कि इसमें तुम्हारी अनुभव क्या है? नहीं देखिए, somewhere it is like the third thing which I observed is like for example someone is doing Buddha painting and my question was कि तुम्हारे लाइफ में बुद्धा कितना एंटर हुआ मेरे को बताओ। नॉट अ सिंगल थिंग ऑफ। सो बेसिकली ऐसा है कि जिस चीज को हम जीते नहीं है या अनुभव नहीं किया या टेस्ट नहीं किया, डेप्थ नहीं किया, उसको अगर एक्सप्रेशन की तरह, वो बोरोड इंफॉर्मेशन, काम बहुत बढ़िया है, आई टेल यू, टेक्निकली यू सी इट इज अ फैंटास्टिक। उस लड़के ने जो कामसूत्र का एक पोजीशन का पेंटिंग किया था, ट्रस्ट मी, ऑसम।
राइट राइट राइट। बट लेकिन मुझे वो डेप्थ पता ही नहीं चला। मैंने उसको सिर्फ जब पूछा वो, तो आई फाउंड इट लाइक आई डोंट नो आर्टिफिशियल लगा मेरे को, समथिंग विच हैज नो डेप्थ, नो दिस थिंग। तो इसलिए मैं सवाल पूछा कि ये समवेयर दैट वो गैप, वो लैक्यूना मेरे को दिख रहा है, मेरे को आई एम फीलिंग इट, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट रॉन्ग और समथिंग। नहीं नहीं, वो तो हर क्षेत्र में है, तुकबंदी तो हर क्षेत्र में चलती रहती है। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं, मैं आपको मूवीज का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मूवीज के एग्जांपल से ये बात साफ हो जाएगी। हमेशा हम कहते हैं, अभी 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 थोड़ी देर पहले हमने बात की 70s की मूवी क्या थे, और हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे पिताजी, चाचा, मामा, काका, मामा, मम्मी, ये हमेशा कहते थे 50s और 60s में क्या मूवी थे। ये चलता रहेगा। जब राज कपूर गुरुदत्त पिक्चर बनाते थे तब बकवास पिक्चरें भी बनती थी, लेकिन होता क्या है, वक्त की छलनी में, छलनी समझते हो ना, स्टेनर, वक्त की छलनी में कौन टिकता है। जो बड़े बड़े कंकर है वही रहते हैं। अगर आप 50s की बात करोगे तो आपको प्यासा और साहब बीवी और गुलाम और श्री 420 और आवारा ही याद रहेगा, चीज देश में गंगा बहती है। बाकी जो बकवास पिक्चरें थी वो छलनी से निकल जाएंगे। 70s में भी बहुत सारी बकवास पिक्चरें भी बनी है, लेकिन आपको सिर्फ शोले, दीवारी याद रहेगी, है ना। वक्त की छलनी से वो सब निकल जाता है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि पिक्चरों में भी वही हो रहा है। पिक्चरों में भी वही हो रहा है कि टेक्निकली बहुत पिक्चर और मूवीज और आर्ट का डेवलपमेंट एक तरह से पैरेलली हो रहा है। बिल्कुल। आप अगर मूवीज देखोगे अभी, टेक्निकली बहुत एकदम हॉलीवुड के मुकाबले चल रही है मूवी हमारी, टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन कंटेंट वाइज, लेकिन वो जो अंग्रेज बनने के चक्कर में जो हमने कंटेंट को पीछे छोड़ा है, वो उतना नहीं छोड़ना चाहिए था। ये बात मैं आर्ट के बारे में भी कहूंगा कि काफी सारी टेक्निक, बिकॉज उनको एक्सपोजर इतना है, वाटर कलर अलग अलग तरीके से, हम तो एक ही तरह के वाटर कलर जानते थे, एक ही तरह का करना है, एक ही टाइप से वाटर कलर हो सकता है, हम ऐसा सोचते थे, क्योंकि हमको उतना एक्सपोजर था ही नहीं ना। 4 वाटर कलर आर्टिस्ट को हमने देखा था उस जमाने में, मुश्किल से, वो भी 2-3 ही देखे, है ना। तो हमको एक्सपोजर था ही नहीं, तो अभी तो कितने भिन्न भिन्न प्रकार के वाटर कलर के एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे। लेकिन जिस तरह से संस्कृत से टूटा हुआ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको, आप एडिटिंग करोगे ना, एडिटिंग में थोड़ा अच्छा पॉजिटिवली इस बात को लेना। मैं 4-5 साल पहले नासिक में लेक्चर दे रहा था। नासिक में मैंने पूछा वहां के रामायण किसने लिखी है, पूरे स्टूडेंट को, सब पूरे हॉल में जनता को पूछा था, सारे स्टूडेंट को। किसी ने जवाब नहीं दिया। हर कोई बोला था वो तो इसने लिखी थी, रामानंद सागर ने लिखी थी, बोलते हैं। अब सोचो, ये तो हाल है। अरे शुक्र मानो बी आर चोपड़ा नहीं बोला, है ना। तो लेकिन ये 70s में भी होता था, 60s में भी होता था। वक्त की छलनी से सब निकल जाएगा। लेकिन देखिए, बट लेकिन रीडिंग नहीं है। आई दिस हाँ, रीडिंग नहीं है, रीडिंग नहीं है। ये बात को मैं अपने लेक्चर में इंडिया में हमेशा कहता हूँ कि रीडिंग नहीं है। अंबेडकर जयंती बोले, अंबेडकर ने कहाँ पढ़ाई की है, उसने संविधान लिखा क्या, संविधान का मतलब क्या होता है, उसे कोई पढ़ेगा नहीं। जो उन्होंने थीसिस लिखा था इंग्लैंड में, वो उसे कोई पढ़ेगा नहीं, उससे कोई रिश्ता नहीं है, यू नो। तो ये है, यू नो, ये है तो है, यू नो। तो संस्कृति से अगर आप, और दूसरी बात ये है कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पॉजिटिव बात भी बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज से रिश्ता जो तोड़ रहे हैं हम, ये उसका सबसे बड़ा फॉल्ट है। क्योंकि
लैंग्वेज से आप रिश्ता तोड़ते हो ना, तो आप अपने कल्चर से रिश्ता तोड़ते हो। आपका रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणपति फेस्टिवल है, अंबेडकर जयंती है, जो भी है, ये सारे जो फेस्टिवल है ये अपने लैंग्वेज से ही चलते हैं। बिल्कुल। अभी होता क्या है, वो नया मीडिया डायरेक्टर बन गया है जी टीवी पे, उसे जन्माष्टमी का कुछ स्क्रीन प्ले में एक त्योहार है वो बताना है, तो वो बोलता है अरे वो कहाँ है, वो बताओ, वो किस किताब में लिखा है, देखो, उसने एक्सपीरियंस ही किया नहीं है। है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। और थोड़ी थोड़ी देखिए, दूसरी एक अच्छी बात ये कहूंगा, कि इंडिया, हमारी जो हिंदुस्तानी संस्कृति है उसकी जड़ें इतनी डीप है। वो 4 दिनों के लिए हम शराब पी के जो डगमगाता है वो हो जाएगा 4 दिन के लिए, 5वें दिन सीधा लाइन डोरी पे आ जाएगा। इंडिया, हिंदुस्तानी कल्चर, इंडियंस लोग जो है वो अपने आप को बर्बाद कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल, वो ट्रैक पे अपने आप आ जाता है, वो ऑटो है वो पॉसिबल ही नहीं है। वो भले आज 4 दिन के लिए मैकडॉनल्ड्स खाएगा लड़की को बताने के लिए कि मैं कितना हाईफाई हूं, लेकिन जब ढोलक बजेगा गणपति में, वो नाचेगा। ही विल कम बैक टू हिज ओरिजिनलिटी। नहीं नहीं, वो तो 1000 साल की फॉरेन इन्वेजन नहीं तोड़ सकी, तो एक तो वो मुमकिन ही नहीं है। एक दूसरी बात, उसका रीजन है, आप अगर इंडिया में देखोगे, आप अपनी फैमिली को देखोगे, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पीछे जाओगे, आपको अपने फैमिली में किसान ही मिलेंगे। बिल्कुल। किसी के 2 पीढ़ी के पीछे किसान मिलेंगे, किसी के 10 पीढ़ी के पीछे किसान मिलेंगे, किसी के 15 पीढ़ी के पीछे किसान मिलेंगे, लेकिन किसान ही मिलेंगे, बिकॉज वी आर इसेंशियली किसान संस्कृति। वी आर फ्रॉम द पेस्ट्रोल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। तो किसान की खूबियां क्या होती है? किसान में बहुत पेशेंस होता है, कि बरसात का इंतजार कर रहे हैं, बरसात आएगी, कभी कभी ज्यादा बरसात आ गई, बाढ़ आ गई, खेत खराब हो गए, तो उसमें टॉलरेंस भी आ जाता है। एंड मिट्टी से जुड़ा रहेगा वो। हाँ, तो ये जो बातें जो हमारे ब्लड में है, हमारे 7,000 8,000 साल से, वो 2 दिन के मैकडॉनल्ड से मिटने वाली नहीं है। बिल्कुल। अब मैं 28 साल से अमेरिका में हूं, मैं अभी तक मैकडॉनल्ड्स की टेस्ट डेवलप नहीं कर पाया हूं, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं 4 दिन के लिए देखिए इंसान क्या होता है, गुड़ी गुड़ी रह के भी थोड़ा बोर हो जाता है, तो कभी कभी उसे एक बियर पीनी होती है, तो बियर पी के डगमाए तो अच्छा लगता है, मैं एक मुहावरा दे रहा हूँ बियर का, बियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो डगमा जाएगा, लेकिन वो 2 दिन के बाद में फिर वो बियर को हाथ नहीं लगाए, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी ये अभी मैकडॉनल्ड्स या सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बट एब्सोल्युटली इस बारे में आई अग्री दैट देयर आर टू थिंग्स व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल इन इंडिया दैट आई सी। वन, इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड सेकंड थिंग, एक चीज देखता हूँ, जनरेशन में दम है, गट्स है यार। हाँ, तो वही ना, वही मैं करेज है। अभी वो आगे क्या बढ़ेगा देखते हैं, वो विद टाइम इट विल कम डाउन। आपने जैसा बोल, छलनी के साथ जो निकलेगा निकलेगा उसमें। हाँ, वो देखिए, वो लेकिन गट्स है, दम हाँ, है उसमें, दम है, दम है। करेगा वो वो लोग। हाँ, वो जब अभी क्या होता है, गुरुदत्त का जब प्यासा आया था, उसी महीने में और 4 पिक्चरें बकवास आई थी, लेकिन वो चले गए छलनी से नीचे, वो हमको याद ही नहीं है। प्रकृति का नियम है वो। हाँ, बिल्कुल तो वैसा ही ये सब होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज बहुत मजा आया, बहुत मजा आया बात करके। इट वाज मुझे भी लाइक बहुत मजा आया। वी कैन मैं तो आधा पौना घंटा बोला, मैं तो आपका आई थिंक घंटा 1.5 घंटा ले लिया नहीं नहीं उसमें। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात बट द डिस्कशन सिंपली वेंट ऑन। नहीं। या नहीं नहीं, अभी भारत पाकिस्तान की मैच चल रही है ना। करेक्ट करेक्ट। तो मैं एक मामले में मैं इंडियन नहीं हूँ, स्पोर्ट्स नहीं, क्रिकेट नहीं, दिमाग पल्ले नहीं पड़ता मेरा। नहीं, इंडिया पाकिस्तान मैच है तो वो देखना पड़ता है,
नहीं, बहुत जोश के स्पिरिट से देखते अदरवाइज लाइक, लेकिन जितने जुड़ाव मेरे को नाटक, साहित्य, कला, फिल्म इससे हुआ, या जानपद संगीत, जानपद इससे, साहित्य किस चिड़िया का नाम है ये बच्चों को पता नहीं अभी। आप कहते थे ना पढ़ाई पढ़ते नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन थोड़ा पढ़ना चाहिए। अच्छी ठीक है, हो जाएगा ऐसी कोई। देखिए जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा अभी वेस्टर्न वेव चल रहा है, अभी धीरे धीरे कम भी हो रहा है। वो उनका रीजन भी है कि एवरीथिंग, सी वी हैव एन ई लाइब्रेरी गूगल में। सपोज आई वांट टू नो अबाउट अ फलाना आर्टिस्ट, ऑल आई हैव टू गिव टाइप अ नेम एंड फटाफट मेरे को उतना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, जाओ लाइब्रेरी जाओ, बुक निकालो, खोजो, वो पेज निकालो, पढ़ो एंड दिस थिंग एंड ऑल। तो दैट आल्सो इज देयर। हुआ क्या है, 90s में ये हुआ है, जब ये .com का बूम आ गया, सॉफ्टवेयर का बूम आ गया, तो उसके वजह से क्या हुआ इंडिया में, जो आउटसोर्सिंग करते थे हैदराबाद, बेंगलोर या दूसरी जगह पर, ये जो बूम आ गया उससे मिडिल क्लास बढ़ने लगा इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल क्लास बढ़ने लगा, तो हर कोई चाहता है मिडिल क्लास में कि अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे, तो एवरीबॉडी इज पुटिंग देम इन इंग्लिश स्कूल। The only problem is कि वो उन लोगों ने थोड़ा हमारी संस्कृति से, जो जिस तरह से वो सूटकेस भूल चुके हैं, रह गया है प्लेटफॉर्म पे, उसे थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। बट जैसा आपने कहा वापस आता है, इट्स अ राउंड थिंग, जो एकदम ऊपर जाता है आता है, वो आ जाएगा। और थैंक यू वेरी मच विलास जी, थैंक यू वेरी मच जी। एनी टाइम Friends, I believe you enjoyed this discussion with Vilas Tonpe, and thank you very much for being with us. It was a very nice interaction. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.